फिर उसके बाद में जम्बू स्वामी हुए। ये तीन तो अनुबद्ध केवली हुए, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसके बाद में अनुबद्ध रूप से केवल ज्ञान की परंपरा रुक गई, लेकिन ज्ञान की परंपरा तो आगे बढ़ी। श्रुत केवली हुए, 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। ये 5 श्रुत केवलियों के माध्यम से इस 12 अंग और 14 पूर्व की सारी ये ज्ञान की परंपरा हूबहू ज्यों की त्यों आगे बढ़ती रही। मतलब इन आचार्यों के पास में इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान का क्षोभसम था कि जितना गौतम गणधर ने ये पदों की संख्या का निर्माण किया था, 112 करोड़ इत्यादि जो पद हैं, वो सब उनके ज्ञान में, उनके मस्तिष्क में ज्यों के त्यों रखे रहे। समझ आ रहा है? ज्यों की त्यों रखे रहना। जैसे हम आपको रत्न दे दें और आप उन रत्नों को ज्यों के त्यों रखे रहो, हाँ, एक भी उसमें कम नहीं होना चाहिए, एक भी उसमें और ज़्यादा भी मिलना नहीं चाहिए। ज्यों के त्यों वह रत्न रखे रहें, तब तक वह आप उस रत्नों की संभाल करने वाले कहलाओगे। समझ आ रहा है? ऐसा पॉसिबल है? कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, अगर हम आपको कोई भी 10 श्लोक एक दिन भी सिखाएं और एक दिन में अगर हम आपको 10 श्लोक पढ़ा भी दें, तो आप उन 10 श्लोकों को ज्यों का त्यों कहने में समर्थ नहीं हो सकते। उनका अर्थ भी ज्यों का त्यों ही कहना, कुछ भी नहीं भूलना। जितने शब्दों में जो व्याख्यायित किया गया है उतने ही शब्दों में व्याख्यायित करना, ये अपने आप में बहुत बड़े ज्ञान के क्षयोपशम के साथ होता है। समझ में आ रहा है? लोग कहते तो हैं जिनवाणी जिनवाणी श्रुत पंचमी, जानते ही नहीं है श्रुत का अर्थ क्या है। तो हम देखें कि इसका नाम है श्रुत परंपरा। अब लोग पूछते हैं हमारे पास में द्वादशांग जिनवाणी क्यों नहीं है, हमारे पास में 12 अंगों का लोप क्यों हो गया, ऐसा प्रश्न किया जाता है। नहीं समझ आ रहा है? आज हमारे पास में 12 अंग क्यों नहीं, 14 पूर्व के ग्रंथ क्यों नहीं? तो ये 12 अंग और 14 पूर्वों की जो परंपरा चली है, ये तब तक सही चली जब तक कि ज्ञान पूरा का पूरा उसे ग्रैस्प करने में समर्थ रहा। समझ आ रहा है? भगवान महावीर स्वामी के बाद लगभग 60, 62, 63 वर्षों के अंदर ही ज्ञान के क्षयोपशम में इतनी कमी हो गई कि वह परंपरा धीमे धीमे क्षीण होने लगी। ये श्रुत केवलियों के बाद में, अब जब ये भद्रबाहु श्रुत केवली हो गए, फिर उसके बाद में जब ये और परंपरा आगे बढ़ी, तो आपको ये भी पता होगा कि भद्रबाहु श्रुत केवली के बाद उसी समय पर एक बहुत बड़ा 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष। समझ आ रहा है? आज का कोरोना तो कहीं नहीं लगता उसके आगे। 12 वर्ष तक जो आपत्ति रही हो, आदमी का दिमाग, आदमी का ज्ञान, सब कुछ तब तक काम करता है जब तक खा पी करके अच्छे ढंग से ठंडी हवा में बैठा होता है, तब तक उस आदमी का ज्ञान काम करता है। समझ आ रहा है? अगर आपको 2 दिन खाने ना दिया जाए हैं और एसी कूलर कोई भी ना मिले, तो जितना भी जानते हो सब 2 दिन में सब भूल जाओगे, सब रिफ्यूज उड़ जाएंगे दिमाग के। समझ आ रहा है? मतलब कि समझो 12 वर्ष के उस अकाल को जब झेला गया और जिन आचार्यों ने उस समय पर जो ज्ञान रखा, तो भद्रबाहु के बाद में चंद्रगुप्त एक बहुत बड़े आचार्य हुए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जो आप सीरियल देखा करते हैं, ये वही चंद्रगुप्त हैं जो भद्रबाहु महाराज की सेवा किए थे अंतिम श्रुत केवली की। और उसके बाद में ये ज्ञान की परंपरा फिर कम सी होती गई। हुआ ये, कुछ विशेष विशाखाचार्य आदि ऐसे 11 आचार्य हुए जो 11 अंग और 10 पूर्वों के ज्ञाता रह गए। भद्रबाहु जी के बाद में, आचार्य भद्रबाहु के बाद में 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता रह गए। माने जो लास्ट के 4 पूर्व थे उनका ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा रह गया। अब ज्ञान के क्षयोपशम की कमी देखो कैसे होती जा रही है। 4 पूर्व का ज्ञान कम रह गया, थोड़ा थोड़ा रह गया, और पूरा पूरा ज्ञान किसका बचा रह गया? 11 अंग और 10 पूर्वों का। ये परंपरा चली, 11 आचार्यों ने ये परंपरा चलाई। ये परिपाटी क्रम से बताया जा रहा है, सीरियल वे में, है ना, जो एक के बाद एक होते गए। फिर उसके बाद में 5 और ऐसे आचार्य हुए जो नक्षत्र आचार्य आदि जिनके नाम थे,
और जो 11 अंग और 14 पूर्व के एक देश ज्ञाता रह गए। माने अब उनके पास में, उन 11 के बाद में इन 5 के पास में कोई भी अंग का और कोई भी पूर्व का पूर्ण ज्ञान नहीं रहा। एक देश माने थोड़ा थोड़ा जानना। क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा जानना। नॉलेज सबकी है लेकिन थोड़ी थोड़ी सबकी है। समझ आ रहा है? जैसे पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथमेटिक्स, पूरी बायोलॉजी, पूरी जूलॉजी, समझ आ रहा है, पूरी की पूरी आपको आए तो आप पूर्व के सकल ज्ञाता कहलाओगे, है ना। और अगर आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा सा आपके ज्ञान में रह गया है, तो आप उसके एक देश ज्ञाता कहलाओगे। हाँ, अब देखो ये हालत हो गई। ज्ञान का क्षयोपशम कम होता चला जा रहा है। कंठ परंपरा से ज्ञान चल रहा है, लेखन का अभी कोई काम नहीं है। समझ आ रहा है? लेखन अभी होता ही नहीं। और ये कंठ परंपरा से ज्ञान इतना कम होता गया और उसके बाद में फिर 4 और आचार्य हुए जो मात्र एक अंग के ज्ञाता रह गए। एक पहला अंग आचार अंग के ज्ञाता रह गए। बाकी शेष अंग, शेष पूर्व जितने भी थे उन सबके बस वो एक देश के ज्ञाता रह गए। थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान है ना। अब ये ज्ञान इतना कम हो गया। यहां से ज्ञान कम होते होते ये ज्ञान आया कहां पर? अब हम प्रासंगिक उस विषय पर आ रहे हैं जिसके लिए हम यहां बैठे हैं और आप लोग भी सुनने को आतुर हैं। क्या समझ में आ रहा है? वो क्या है? आप सोच रहे होगे महाराज ये कौन सी परंपरा बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जो प्रसंग अब आचार्य धरसेन महाराज से शुरू होना है वो इसलिए शुरू होना है कि आचार्य धरसेन महाराज अब क्या रह गया? सभ्य सिम अंग पुब्बाणम एक देशो आयरीय परंपराए आगच्छमाणो धरसेन आयरियम संपत्तो। ये आचार्य वीरसेन महाराज की धवला टीका की पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। अब आप लोग धवला पढ़ नहीं सकते हो, सुन तो सकते हो, कुछ विशेष विशेष प्रसंग भी सुन सकते हो। जो महान ग्रंथ जिनकी आप पूजा करने को उत्सुक हो, रोजाना अर्घ चढ़ाते हो और आज के दिन विशेष रूप से सिर पर भी धारण करके पालकी पर रख करके जिनवाणी की जो है ना आराधना करते हो, लेकिन उस जिनवाणी के कुछ शब्द, 2-4 शब्द भी तो सुनो। हाँ, वह धवला क्या है इसको आपको आगे बताएंगे। अभी हम ये विषय पर आ रहे थे कि अब आचार्य धरसेन महाराज का वह नंबर आता है जो क्या लिखा आचार्य वीरसेन महाराज ने षट्खंडागम ग्रंथ की टीका करते हुए कि जितने भी सभी अंग और पूर्व हैं उन सब अंग और पूर्वों के एक देश ज्ञाता, माने थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान है ना। लेकिन ये ज्ञान है कौन सा? स्रोत वही है। कौन सा स्रोत है? ऐसे समझ लो आप, एक घड़ा है बहुत बड़ा, समझ आ रहा है? बहुत बड़ा अमृत का घड़ा है और उस अमृत के घड़े में सब लोग जो है धीरे 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 उस अमृत को पीते गए, है ना। और लास्ट में एक बूंद बची रह गई और उस बूंद को पीने के बाद में जो तृप्त हो गया, अब वो सोचता है अब क्या होगा आगे। ये अमृत हमने तो चख लिया, अब दूसरे इस अमृत को कैसे चखेंगे? समझ आ रहा है? तो यही स्थिति बनी भगवान तीर्थंकर महावीर की परंपरा से चली आने के बाद में। लगभग ये 683 वर्ष का काल गुजर गया, समझ लो आप। हाँ, जब तक धरसेन महाराज का ये काल आता है तब तक इतना काल गुजर गया और धरसेन महाराज जी के पास में सभी अंग और सभी पूर्वों का बस थोड़ा थोड़ा ज्ञान रह गया। लेकिन ज्ञान वही है प्योर वाला जो भगवान तीर्थंकर की वाणी से निकला हुआ है, प्योर, लेकिन है थोड़ा थोड़ा। समझ आ रहा है? अमृत तो थोड़ा भी हो तो क्या करता है? तृप्ति उतनी ही देता है। अगर आप अमृत को अमृत समझ कर के पियो तो आपके लिए तृप्ति वही होगी, है ना। अब देखो वह धरसेन महाराज कहाँ हैं? अब यहां से मैं आपको श्रुत पंचमी की वह कथा सुनाना चाहता हूं, जो कथा धवला टीका में ही षट्खंडागम सूत्र के ऊपर जो धवला टीका है, आचार्य वीरसेन महाराज ने जो धवला टीका की रचना की है, उसी टीका में जो उन्होंने घटना प्राकृत भाषा में जिस तरीके से लिखी है,
मैं आपको प्राकृत और हिंदी के साथ में वही घटना थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपको प्राकृत पर भी ध्यान देना है। इसलिए ध्यान देना है कि जो भी सठखंडागम सूत्र रचे गए और उसके ऊपर जो धवला आदि टीकाएं लिखी गईं, ये सब प्राकृत भाषा में लिखी गईं। टीका में तो कहीं कहीं संस्कृत का भी उपयोग हुआ है, लेकिन सठखंडागम जो सूत्र हैं, उस सूत्र की परंपरा कैसे बनी, उसकी कहानी क्या है, श्रुत पंचमी हम क्यों मनाते हैं, उस पर्व की कथानक क्या है, तो वह कथानक जैसा आचार्य वीरसेन महाराज जी ने लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आपको प्राकृत भाषा के माध्यम से सुनाने का मेरा मन हो रहा है। अब ऑडियंस तो सामने ज़्यादा ही नहीं है ना, तो ये भी नहीं पूछ सकती कि भैया सुनोगे कि नहीं सुनोगे फिर भी जो जहाँ सुन रहे होंगे कह रहे होंगे हाँ महाराज सुना दो, है ना, क्योंकि आप लोग तो बड़े अच्छे आराम से अपने अपने घरों में सोफ़ा सेट पर बढ़िया, है ना, एसी में बैठे होगे, तो कोई बात नहीं, आप ये सुनो कि क्या शब्दावली है आचार्यों की जो उन्होंने इस घटना को इतना प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया है। और यही वो घटना है जिसके माध्यम से हम प्रामाणिक रूप से श्रुत पंचमी की परंपरा को आगे बनाए रखते हैं, है ना। इसके अलावा अनेक और भी आचार्य हुए जिन्होंने इस घटना को लिखने के लिए श्रुतावतार के रूप में ग्रंथों की रचना की है, लेकिन सबसे अच्छी प्राचीन जो आचार्य वीरसेन महाराज ने जो सठखंडागम ग्रंथ की टीका करते हुए लिखा है वो मैं आपको यहीं से पढ़ता हूँ। तेणवी सौरठ विषय गिरिनयर पट्टण चंद हुआ ठीण अट्ठंग महानमित्त पारायण गंथ वोच्छेदो हो यदि। प्राकृत समझ में आ रही है? आएगी, धीमे धीमे आएगी, है ना। बड़ी अच्छी भाषा है प्राकृत, मधुर भाषा है, बोली जाने वाली भाषा है, समझ आ रहा है, और ख़ास तौर से बड़ी कोमल भाषा है और स्त्रियों को और बालों को ज़्यादा अच्छी लगने वाली भाषा है, समझ आ रहा है। हाँ, अभी जब कुछ बात हो रही थी तो फूलचंद जी प्रेमी जो है बता रहे थे कि कहीं पर भी अगर कोई पाठशालाओं में कहीं पर भी कोई थोड़ा प्राकृत का अध्ययन चलता है तो महाराज उसमें स्त्रियां ज़्यादा पढ़ती हैं, तो हमने कि इसमें बुराई की क्या बात हो गई अरे भाई वो स्त्रियों के लिए ही है। एक काव्य अलंकार नाम का ग्रंथ है, रुद्रट का काव्य अलंकार है, और उसके ऊपर एक नमी साधु हुआ उसने टीका की है, और उस टीका में इसने लिखा हुआ है कि बाल महिलादि सुबोधम, है ना, प्राकृतम इति प्राकृतम, जो सबसे पहले की गई सबसे पहले चली आई भाषा है उसका नाम है प्राकृत भाषा, और ये बच्चों के लिए महिलाओं के लिए बड़े अच्छे से ज्ञान में आ जाती है, सुबोध भाषा है। इसलिए जिसको भी ये ज्ञान में आ रही है उसको ये समझ लेना चाहिए कि वह उसके ज्ञान के क्षयोपशम के कारण से आ रही है। हो सकता है महिलाओं के बच्चों के ज्ञान का क्षयोपशम ज़्यादा रहता हो, है ना, पुरुषों के लिए मना नहीं है, क्योंकि उसमें आदि भी लिखा हुआ है, बाल महिला आदि, आदि में सब आ जाते हैं, है ना। तो देखो क्या लिखते हैं, सौरठ विषय, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र को प्राकृत में क्या बोलते हैं, सौरठ, हाँ, तो सौराष्ट्र कहलाता है गुजरात आज के समय का। गिरिनयर पट्टण, गिरनार को क्या बोलते हैं, गिरिनगर, उसका सही नाम है। ये प्राकृत के कारण से हम जो है अपभ्रंश बोलने के बाद हिंदी बोलते हुए इन नामों के ऐसे रूपांतरण कर चुके हैं, है ना। तो मुख्य नाम है गिरिनगर, और आज हम उसको बोलते हैं गिरनारी, गिरनारी, गिरनार, गिरनार, है, नगर का नार हो गया वो। अब उस गुजरात में गिरनार में गिरिनगर में एक चंद्र गुफा है ना, आपने देखी हो ना देखी हो, मैंने देखी है ना। आचार्य महाराज के साथ में जब मैं ब्रह्मचारी था तब यात्रा करते हुए गया था, तो उस चंद्र गुफा में भी गया था, और आचार्य महाराज ने वहाँ पर भी बैठ करके सामायिक की थी, और हम लोग भी वहाँ पर बैठे थे, कुछ लोग गुफा के अंदर बैठे थे, कुछ गुफा के बाहर बैठे थे, है ना। बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य है वहाँ पर। तो उस गुफा में जहाँ पर आचार्य धरसेन महाराज ने मन में विचार किया था कि ग्रंथ का जो परंपरा से प्रवाह चला आ रहा है अब ये विच्छेद को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है अब इसको जानने वाले कोई बचे नहीं, समझ आ रहा है। लेकिन वो अष्टांग महानिमित्त में पारायण थे, अष्टांग महानिमित्त ज्ञान होता है ना, यहीं बैठे बैठे सब कुछ जान लेना, आगे भविष्य में क्या होने वाला उसके बारे में जान लेना। तो ऐसे अष्टांग महानिमित्त के ज्ञान को धारण करने वाले वो अकेले आचार्य उस गिरनार की चंद्र गुफा में स्थित रहते थे। तब उनके मन में एक ग्रंथ परंपरा का वोच्छेद हो जाएगा ऐसा सोच करके उन्होंने क्या किया, जाद भयण, उनके अंदर भय पैदा हो गया। सुन रहे हो,
साधुओं को भी भय पैदा हो जाता है। किससे? संसार से, हैं कि संसार में रहने वालों से हैं? इससे तो भय होता ही है। लेकिन कभी कभी जब जिन वाणी, जिन धर्म, जिन परंपरा, इस पर भी कोई आक्षेप या कुटाराघात या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तो उस समय पर भी ऋषियों को, मुनियों को और यहाँ तक कि जिनेंद्र भगवान के आयतनों पर भी यदि किसी प्रकार का कोई प्रहार होता है तो उसमें साधु भी उठ करके खड़ा हो जाता है। उसके अंदर भी भय पैदा होने का मतलब ये नहीं कि वो डर गया। रक्षा कैसे करना, ये विचार करने का नाम है भय। समझ आ रहा है? तो वह उनके अंदर विचार आया, और उस विचार के साथ में क्या भाव होता है? पवयण वत्सलेण, प्रवचन की वत्सलता। प्रवचन माने जो भगवान जिनेंद्र देव के वचन हैं, इनके प्रति जो भक्ति है, उसके कारण से दक्षिणा वह आयरियाणम महिमाए मिलियाणम लेहोपे सिदो। उनको पता पड़ा था कि दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिणा पथ माने दक्षिण भारत में आचार्यों का एक सम्मेलन हो रहा है, और वहां पर एक महिमा नाम की नगरी है। वहां पर उन्होंने एक लेख प्रेषित किया। उस समय पर किसी अपने एक ब्रह्मचारी के माध्यम से एक पत्र भेजा, है ना। लेख में लेहठी धर्षण आयरीय वैणम अवधारीय तेहुवी आयरीय बेसाहू गहन धारण समत्था धवलामल बहुवी विनय विभूषियंगा शीलमाला हरा गुर पेषणा सत्ता आसन तित्ता देश कुल जाई सुत्ता सयल कला पारया तिखुत्तावुच्छ आयरिया अंध विषय वेणायणादो पेसिदा। कुछ समझ आया? कितना अच्छा लिखा है। क्या लिख रहे हैं? लेख में लिखा था, धर्षण आचार्य महाराज ने लिखा है कि हमारे लिए 2 साधु भेज दो। समझ आ रहा है? हमारे पास साधु नहीं है। जहाँ आचार्यों का सम्मेलन हो रहा है, अब देखो कहाँ गुजरात और कहाँ दक्षिणापथ। समझ आ रहा है? और ये जो महिमा नगरी का वर्णन किया गया है, वर्तमान में भौगोलिक स्थितियों में जिन्होंने विद्वानों ने खोज की, वो बताते हैं कि बम्बई प्रांत में एक जो है जिला है सितारा जिला, उसमें एक महिमा नगर नाम से गांव है ना, सतारा। हाँ।